Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका DFCCIL एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी का एग्जाम हुआ था 2021 में। देखो इसका एग्जाम हुआ था 28/9 यानी कि ये सितंबर है, 28 सितंबर 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। और पहले क्या होता था, सिर्फ आपका मेंस का जो इस बार का एग्जाम का पैटर्न है ना वही होता था, अर्थात तब आपका जो CBT 2 में जो सिलेबस है वो इसी तरीके का होगा। मैं आपको एक बार बता भी दूंगा। देखो ये सब्जेक्ट क्या, एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी, ये बच्चे का मैंने रोल नंबर और नेम हाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज। एंड एक्चुअली मैंने ये सारे मेरे पास टेस्ट सीरीज के जो आंसर की टेस्ट सीरीज बोल रहा हूँ, देखो जो अपने आंसर की है ना DFCCIL वाले पिछले, वो एक्चुअली मेल पे पड़े हुए हैं सारे के सारे। उनको निकाल के अभी सारा मगअप कराना, मतलब उनको मिलाने मिक्स करने के बाद में कौन से कितने शिफ्ट के हैं वो आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, एक्चुअली अभी टीम इतनी एक्टिव थी नहीं, तो अभी जो है थोड़ा सा समय लगेगा 1-2 दिन का। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कितने क्वेश्चंस आया करते थे पहले, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारा मेजर जो कंसर्न होगा वो होगा जीके के ऊपर, मैथ्स के ऊपर देखेंगे, रीजनिंग का देखेंगे, फिर अपन देखेंगे जनरल साइंस का, और फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी अभी मैं आपको कराऊंगा इसी वाले सेशन में। पहले देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आते थे, और फिर इसके बाद हम करेंगे जितने क्वेश्चन आए हैं HIRD यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL में, उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। और आपको मैं दिखाऊंगा कि जितने 24 क्वेश्चन आए हैं ना हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में, उसमें से 22 क्वेश्चन अभी के अभी आप जाके, मैंने जो एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट कराई हुई थी अभी भी पड़ी है यूट्यूब पे, आप जाकर के वो प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो और आप जाके इस वाले पेपर को सॉल्व करना उठा के। आप अगर 22 से कम क्वेश्चन कर पाओ तो आप बोलना मेरे को, ठीक है। तो आप समझ रहे हो किस लेवल का मैंने एग्जाम का इसका कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप इसका हेल्प लोगे तो आपको ऑफ कोर्स इस बार भी हेल्प मिलेगी, और जो भी और चीज़ें हैं वो भी मुझे ऐड ऑन करानी है, तो वो धीरे धीरे आपको लेक्चर्स इसमें मिलते जाएंगे। और मैं सारी चीज़ें आपको फ्री ही दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप बस सारी के जितनी भी चीज़ें मैं देता हूँ ना, एटलीस्ट उनको आपको ना सब कुछ ध्यान रखना है। और भले कोई भी वीडियो 2x पे देखो, वो देख जरूर लेना। देखो मैं वैसे भी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, हाँ जो भी आएगी वो बहुत ही यूजफुल आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पे जीके का सेक्शन है। जीके में आपके 12 क्वेश्चन आए थे। ये CBT 2 के बेस पे हम बात कर रहे हैं, CBT 1 में हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाए, तो जीके क्या अलग से मैं ये पेपर सॉल्व कराऊंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर आपका LR का पार्ट है, LR यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। देखो लॉजिकल रीजनिंग में आपके इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देखोगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के आई गेस 24 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये मैं बहुत जल्दी से हटा रहा हूँ तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं। 24 क्वेश्चंस आए थे QA में। अभी ना मैं आपको QA भी कराऊंगा, आपको अगर QA नहीं आता है तो मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा कैसे QA होती है। अभी तक आई गेस मैंने QA के ना बहुत कम सेशंस लिए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है कि मैं QA में कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। मैंने ऑफलाइन QA बहुत पढ़ाई हुई है, पता है मेरा QA पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना ऑफलाइन में, वो मैंने QA से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो बच्चों को ज़्यादा आती नहीं थी, GA और जनरल साइंस वगैरह ये सब मेरे को इसलिए ज़्यादा करानी पड़ी पहले। अच्छा जी, फिर जनरल साइंस में मैंने जितना कंटेंट दिया है प्लेलिस्ट में, आप उससे ना मिला करके एक एक क्वेश्चन देख लेना, आपको उससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जितने भी क्वेश्चंस है, फिजिक्स तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा पाई थी, लेकिन मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा खत्म किया है। केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपको अलग मिल जाए तो बताना। फिजिक्स से मैंने इसमें बस 5 लेक्चर लिए थे, उन 5 लेक्चर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो जो यार होता है ना वो, मतलब आपने अगर किसी चीज़ को मैंने करा दिया और आपने कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन छूट गया। जनरल साइंस के 24 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरल साइंस का है, देखो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपको करा रखे हैं। बाकी गोल्डन बुक भी है तो आप उससे भी जाके देख सकते हो, उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। गोल्डन बुक में सब कुछ पड़ा हुआ है। अब उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा प्रमोशनल वीडियो है। हटाइए, अब यहाँ पे आते हैं, सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड DFCCIL, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको प्री के एग्जाम में 10 नंबर का दिखेगा और मेंस के एग्जाम में 24 नंबर का दिखेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सीधे सीधे क्वेश्चन गिरते हैं यहाँ से। जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे ना, मैंने सारे करा रखे हैं। आप जाकर के वो प्लेलिस्ट देखो जहाँ मैंने ये करीबन 20 से 25 वीडियोज़ दी हैं, उन वीडियोज़ से सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, 1-2 छोड़ के, ठीक है।
अच्छा जी, चलो अब इसको शुरू करते हैं। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो फटाफट से हम इन क्वेश्चंस को जो है करेंगे। और अरे यार, ये क्या आंसर दिख रहे हैं, एक सेकंड रुको, ये आंसर जरा मैं हटवाता हूँ। अच्छा, मैं फटाफट से एक दो बातें और बता दूं जो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो यार, आपको ना नोट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यार मेरी बातें ना बिल्कुल अक्षरशः उनको मानो, और जो भी मैं बता रहा हूँ उनके नोट्स बना लो। जितनी भी चीज़ें बताऊंगा आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है। और ये देखो, चोजन ऑप्शन रह गया। वैसे अब ज़रूरी नहीं है कि चोजन ऑप्शन करेक्ट ही हो, बट ये अपना बच्चा है, करेक्ट हो भी सकते हैं इसके सारे के सारे। चलो खैर, देखो यहाँ पे इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो यार, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ना, जो इंडियन रेलवेज की रेक प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, रेक प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बेसिकली, ये ना टोटल 5 ही हैं। यानी कि रेक प्रोडक्शन समझते हो, जहाँ पे आपके रेलगाड़ी के डब्बे बनते हैं। जैसे आप देख रहे होगे आजकल ना अलग अलग तरीके के नए तरीके के डब्बे बन रहे हैं। तो टोटल मिला के इंडियन रेलवेज के ना 5 ही ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे रेलवे के रेक्स बनते हैं, या फिर जो डब्बे होते हैं गाड़ियों के वो बनते हैं। अब ये जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएफ की फैक्ट्री, इसलिए इसका हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि कहाँ पे। तो ये पेरम्बूर में है। पेरम्बूर कहाँ पर है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये है चेन्नई में। कभी कभी आपसे इसका स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में जो है ये आपकी आईसीएफ सिचुएटेड है। अच्छा, बाकी की 4 फैक्ट्रीज कौन सी हैं ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। इवन आईसीएफ का तो इसमें ये भी पूछ लेते कौन से साल में इसको बनाया गया था, तो 1955 में जो है आपका आईसीएफ को सेटअप किया गया। बाकी की 4 फैक्ट्रीज देखिएगा। पहली वाली फैक्ट्री है आपकी रायबरेली में, ठीक है। रायबरेली में ये रिसेंटली ही बनी है, नई नई बनी हुई है ये वाली फैक्ट्री। बाकी आपकी एक लातूर में है, महाराष्ट्र में पड़ता है लातूर। और फिर एक फैक्ट्री है अपनी, ये क्या नाम है, सोनीपत में, ठीक है। सोनीपत पानीपत है ना, तो सोनीपत में है। और चौथी वाली जो फैक्ट्री है ये पड़ती है अपनी कपूरथला में। कहाँ पे है, कपूरथला में। ऑलराइट, सो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना एक नाम भी पूछा जाता है कि रायबरेली में जो आपका फैक्ट्री सेटअप की गई है उसका नाम क्या है। तो रायबरेली वाली फैक्ट्री का नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। क्या नाम है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ये है अपनी रायबरेली में। अच्छा, और फिर इसके अलावा जो महाराष्ट्र में है आपकी लातूर में जो फैक्ट्री है, इसका नाम है मराठवाड़ा। लातूर में बेसिकली मराठवाड़ा करके है। तो देखो यहाँ पे जो आपको एग्जाम में नाम मिलेगा मराठवाड़ा मिलेगा, तो आपको सीधा याद आना चाहिए महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में आपका रेक जो जहाँ पे बनते हैं वो सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, कहाँ पे है, लातूर में है। सोनीपत में क्या है बेसिकली, ये मतलब यहाँ पे ना रीन्यूफिकेशन होता है। लाइक कोई अगर जैसे कि कोई बनी हुई रेक थी, ठीक है, उसका फिर से नवीनीकरण होना है, तो ये मोस्टली होता है। यहाँ पे नए रेक नहीं बनते हैं सोनीपत में। तो इसका नाम है रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके पुराने रेक्स वगैरह हैं उनमें कोई मरम्मत का काम है, तो वो मरम्मत वगैरह करके आपके कोचेस को फिर से यूज़ के लिए बना दिया जाता है। अच्छा, कपूरथला में जो है ये आरसीएफ करके ही है इसका नाम, यानी कि रेल कोच फैक्ट्री के नाम से ही है। ज़्यादा क्वेश्चन इसका आता नहीं है, बट इन 3-4 से आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी तो यार देखो, बहुत सी चीज़ें आपको जब मैंने ये प्लेलिस्ट जो दी हुई है इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, उसमें मैंने ना बिल्कुल बेस से आपको सारी चीज़ें ना आप रिलेट करते हुए आगे बढ़ोगे, ईयर बाय ईयर क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अगला वाला क्वेश्चन है, कौन से फ्रेट कॉरिडोर में कौन से स्टेट आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो ये मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि आपको स्टेट्स याद होने चाहिए, कौन कौन सा आपका डीएफसीसीएल है। देखो, आपको अगर डीएफसीसीएल के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप चुपचाप से सबसे पहले जाकर के वो जो मैंने वीडियोस कराई है जहाँ से डीएफसीसीएल स्टार्ट होता है कि डीएफसीसीएल बना कैसे है, क्या इसके पीछे सोच थी हमारे पीएम की, क्या यहाँ पे इनका मोटो था, फिर उसको कैसे बनाया गया, क्या क्या पहले बन रहा है, कहाँ से होते हुए जा रहा है, जब आप वो देखोगे तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। खैर, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है। तो अब देखो, एक्चुअली में अगर ये पूरी कहानी हमें अच्छे से समझनी है तो हमें ये मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैप पे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉरिडोर्स हैं। जो पिछले वाले बच्चे उनको रिवाइज हो जाएगा। बाकी आप लोग ना एक बार जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं उनको फटाफट से, एटलीस्ट जो एचआईआरडी वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, ये तो आप फटाफट कंप्लीट कर ही डालो, ठीक है। अच्छा, ये और एक बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आईसीएफ में कौन से कोचेस ज़्यादा बनते हैं। तो एलएचबी जो कोच है ना भारतीय सरकार के, आप देख रहे हो कि अभी जितने भी ट्रेन नई बन रही है उनमें एलएचबी कोचेस आ रहे हैं। अब जो पुराने बच्चे हैं मुझे बताएंगे एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कमेंट
कमेंट करके बताना, जिसका सही होगा वो मैं पिन कर दूंगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे मैप पे आते हैं तो देखो इस तरीके का है, जो भी आपका DFCCIL बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आज का लेक्चर आपको लगेगा जो पुराने वाले बच्चे हैं कि सर ये तो हमें आता है, बट कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही चीज़ों को देख रहे हैं। तो DFCCIL क्यों बनाया गया है, ताकि हम यहाँ पे जो भी हमारा सप्लाई चेन है, जो भी यहाँ पे माल की ढुलाई होती है, वो सीधा का सीधा क्या हो, रेल के रूट से कनेक्ट की जा सके। अभी तक क्या होता है, जैसे कि अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी फैक्ट्री को, तो वो रॉ मटेरियल कैसे आता है, कोई भी ट्रक वगैरह। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मुंबई में कुछ एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपनी है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो अपने इलाहाबाद से आ रहा है या कानपुर से रॉ मटेरियल आ रहा है, या सेम इसका उल्टा भी कहानी हो सकती है कि रेवाड़ी में यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, इसका रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, गुमोह से आ रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई एरिया यहाँ से आ रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पूरा रोड रूट से जाते हुए ट्रक को यहाँ पे जाना पड़ेगा। और जब आप रोड रूट से जाते हो तो उसमें पैसा जाता है बहुत सारा, ठीक है। और कंपनीज इसलिए अपने आप को बचाती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखो रोड पे अगर जाएगा ट्रक तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बार बार ड्राइवर एक साथ तो चला नहीं सकता है ना। अगर ज़्यादा दूरी होगी तो ड्राइवर को वहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, और ट्रक भी लगातार नहीं चलाए जा सकते, उनको आराम देना पड़ेगा, है ना। कभी ट्रक पंचर हो गया तो उसका खर्चा अलग है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आ रही थी तो यहाँ पे फैक्ट्रीज जो हैं, देखो जो अपनी अभी करंट गवर्नमेंट है, इनका मेन टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो सेटअप करवा पाएँ। अब अगर फैक्ट्री सेटअप करानी है तो हमें क्या चाहिए होगा, फैक्ट्रीज को सेटअप कराने के लिए उनके पास जो रॉ मटेरियल है उनको एक हमें रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। भाई फैक्ट्री के लिए कोई कंपनी तभी तो यहाँ पे पैसा डालेगी अपने जो भी एरिया है अपने इंडिया में, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया, लेट से यहाँ पे रेवाड़ी में कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो अब वो क्या करेगी, फैक्ट्री यहाँ पे पास में कहीं पे अपनी फैक्ट्री खोल लेगी। उसे पता है कि भाई अगर मुझे रॉ मटेरियल कानपुर से चाहिए तो वो अपना आराम से जो भी ट्रक है उनमें भर करके, या फिर जो भी सामान है भर के DFCCIL के जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं उनके थ्रू यहाँ पे सामान डाल दिया जाएगा मालगाड़ी में, और मालगाड़ी फटाफट से, अब देखो क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रूट बन चुके हैं, तो मालगाड़ी तुरंत की तुरंत निकलेगी और सारा का सारा सामान यहाँ की कोई फैक्ट्री यहाँ पे डिलीवर करेगी, वहाँ की है वहाँ पे डिलीवर करेगी। सरकार को भी फायदा और जो फैक्ट्री है उसको भी फायदा। इसलिए जो है आपका यहाँ पे ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं, गोल्डन बोलते हैं जो आपका हमने हाईवेज, हमने मतलब भारत सरकार ने जो आपके हाईवेज बनाए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनको बोलते हैं हम गोल्डन। और जो ये DFCCIL के यहाँ पे आप देखोगे, ये जो DFCCIL बेसिकली क्या कर रहा है, 4 कॉरिडोर बना रहा है, मतलब मेजर 4 हैं। जैसे कि एक आपका ये वाला कौन सा हो गया, वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न, और फिर आपका एक बनेगा ऐसा, एक बनेगा, मतलब ये ना पूरा एक तरीके से पूरा जोड़ देंगे आपको। मैं एक फिगर दिखाऊंगा जहाँ पे ये पूरा बना हुआ होगा, आई गेस इसमें नहीं है, बट आप जब वो लेक्चर्स करोगे तो उसमें मैंने दिखा रखा है कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे इस तरीके से। एक अगर मैं आपको फिगर देना चाहूँ, ऐसे यहाँ पे कॉरिडोर बनेंगे, कितने बन गए, 6। तो ये 6 कॉरिडोर के नाम क्या क्या है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, इसके अलावा अपना ईस्टर्न हो गया, और इसके अलावा एक बनेगा ईस्ट वेस्ट, है ना। यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट दोनों को जैसे ये जोड़ रहा है ना, तो एक बनेगा ये ईस्ट वेस्ट वाला, फिर एक बनाया जाएगा अपना ये नॉर्थ से साउथ, है ना। ये देख रहे हो ना जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हो गया नॉर्थ से साउथ। और फिर एक यहाँ पे अपना बन जाएगा ये वाला ईस्ट वेस्ट हो गया है आपका सदर्न वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट बनेगा सदर्न, और ये वाला जो पार्ट कहलाएगा ये कहलाएगा ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो ये 6 जो है अपने कॉरिडोर यहाँ पे प्रपोज्ड हैं, जिसमें से 2 अभी वर्किंग है, बनाए जा चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये वाला ईस्टर्न साइड का है, ये वाला वेस्टर्न साइड का है, ये बन चुका है, ठीक है। अभी बाकी के जो मैंने आपको 4 दिखाए हैं ना, ये ऑन द वे हैं, यानी कि अभी ये बनाए जा रहे हैं। कौन से प्लेस को कहाँ से जोड़ते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। अभी देखो धीरे धीरे अभी इन सेशंस को करेंगे तो फिर से मैं रिवाइज तो करवा ही दूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले पे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भैया ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अभी हम EDFC की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखोगे ये जो लुधियाना है, लुधियाना से ये स्टार्ट होगा, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे ये अम्बाला आ गया, यहाँ पे ये सहारनपुर है, बेसिकली ये वाला रूट चलेगा, ठीक है। तो आपका इसके बाद आ गया ये यहाँ पे ना सारे रूट लिखे नहीं है, ये मेजर रूट लिखे हुए हैं, जो मेजर यहाँ पे होते हैं ना इसमें कनेक्ट होंगे वो लिखे हैं। बाकी इसमें कई सारे और स्टेशंस हैं, ये किसी और ग्राफ में होते हैं क्या,
देखो लुधियाना से स्टार्ट है, इसमें भी मेजर दिए हैं तो आप अभी मेजर वाले ही देख लो। इसमें एक सहारनपुर हो गया अपना, ठीक है, फिर मुजफ्फरनगर भी मिलेगा, मुजफ्फरनगर इसमें नहीं लिखा है, यहाँ कहीं पे आपको फिर मुजफ्फरनगर भी मिलेगा, यूपी में आता है, राइट। फिर आपका मेरठ आ गया, ये हापुड़ आ गया, ये खुर्जा आ गया, अलीगढ़ आ गया, हाथरस, टुंडला, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली इनके स्टेशन के नाम तो याद नहीं रखने हैं ऑफ कोर्स, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि देखो पहले ये कहाँ से शुरू हुआ है, लुधियाना वगैरह से शुरू हुआ है, यानी कि ये कौन सा है, लुधियाना से लेकर के ना ये अपना चलता है यहाँ पे राजपुरा आएगा। देखो ये पंजाब है ना, लुधियाना में यहाँ पे एक स्टेशन आता है राजपुरा। देखो ये जो कहानी बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मेरा मन हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन टपक जाते हैं, राइट। सो ये जो राजपुरा है ना, ये आखिरी स्टेशन है पंजाब का जो ईडीएफसी कवर करेगा, ठीक है। तो राजपुरा के बाद से ये एंटर कर जाता है हरियाणा में, देख रहे हो ना, ये हरियाणा आ गया। हरियाणा में इतनी सी लाइन है, ठीक है, इतनी, ये जो लाइन है हरियाणा की, हरियाणा में ये एंटर करेगा अपना अंबाला में। अंबाला जगह सुनी है ना, अंबाला में अपना कैंट भी है, तो अंबाला जो है अपना हरियाणा के यहाँ पे आता है, हरियाणा से शुरू हो गया, फिर ये हरियाणा को छोड़ देता है खुर्जा में, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन पड़ेगी, फिर ये देखो खुर्जा के बाद ये ना यूपी में एंटर कर गया, देख रहे हो ना, ये सहारनपुर है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये जब ऐसा आ रहा है, लास्ट में से क्या मिलेगा, हरियाणा में खुर्जा मिलेगा, रेड वाले पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हरियाणा में एंटर करता है अंबाला में, छोड़ देता है हरियाणा को खुर्जा में। तो हमने देखा ईडीएफसी पंजाब को भी कवर कर गया, हरियाणा को भी कवर कर गया, फिर चला गया अपना यूपी में। यूपी में ये एंटर करेगा, देखो कहाँ से, सहारनपुर से एंटर करता है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। फिर सहारनपुर के बाद इसको मुजफ्फरनगर मिलेगा, ये मेरठ मिल गया, हापुड़ मिल गया, खुर्जा। ये खुर्जा यार देखो, दो खुर्जा है, एक खुर्जा है अपना इधर हरियाणा वाला, ठीक है, और एक नहीं ये खुर्जा नहीं है यार, रुको, खुर्जा जो है, खुर्जा तो यूपी में ही है, हरियाणा वाला फिर खुर्जा नहीं होगा। हरियाणा में अंबाला हो गया, ठीक है, एक तो फिर यमुनानगर पड़ेगा, और फिर अपना पड़ेगा कालानौर, हाँ कालानौर पड़ता है, खुर्जा नहीं पड़ता है, वही ये थोड़ी सी आप देखिएगा, कालानौर पड़ता है, उसके बाद ये एंटर करता है सहारनपुर में। फिर ये सही बात है कि इधर अपने को मिल जाएगा खुर्जा, खुर्जा यूपी में पड़ता है, ये सवाल आ चुका है एक बार। अलीगढ़ मिलेगा, हाथरस मिलेगा, टुंडला मिलेगा, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी हो गई है अपनी। और फिर देखो इलाहाबाद होते हुए ये यहाँ पे पहुंच गया, इलाहाबाद कवर कर लिया, मुगल सराय हो गया, और फिर देखो ये कहाँ पहुंच गया, बिहार में। तो ईडीएफसी पंजाब, हरियाणा, यूपी, फिर आता है इसमें बिहार अपना। इसके बाद में देखो ये बिहार होते होते कहाँ चला जा रहा है, झारखंड में, ठीक है। तो बिहार के बाद इसको झारखंड भी मिलता है। झारखंड में बेसिकली अपना इसका गुमोह स्टेशन पड़ता है, ठीक है, झारखंड में गुमोह करके जगह है, वहां से होते हुए ये आएगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो डंकुनी है वहां पे जाके खत्म हो जाएगा, ये है ना डंकुनी, देखो डंकुनी में खत्म होता है। तो आपको दो तीन चीजें यहाँ से बिल्कुल याद रखनी है कि ईडीएफसी की जब भी हम बात करेंगे, ईडीएफसी कितने स्टेट को कवर करके चला गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, फिर झारखंड को कवर कर दिया, फिर इसने वेस्ट बंगाल को कर दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट को जो है अपना ईडीएफसी कवर करता है। कहाँ से शुरू होता है, तो भैया लुधियाना से पंजाब के ये शुरू होता है और अपना जाकर के डंकुनी वेस्ट बंगाल में खत्म हो जाता है, ठीक है। इस बात को समझ पाए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड 2-3 चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई डीएफसीसीआईएल जो हम बना रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, डीएफसी बना रहे हैं, इनमें क्या है ना, डबल लाइन है। जैसे कि एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, डबल लाइन है यहाँ पे। अब इस डबल लाइन में क्वेश्चन ये आता है कि पूरा का पूरा डीएफसी जो है ना, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। कैसा है, इलेक्ट्रीफाइड है, डबल लाइन, इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन है। बट बात यह आती है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेच है, यानी कि ऐसा कौन सा हिस्सा है ईडीएफसी का जो कि सिर्फ सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है, यानी कि सिर्फ उसमें सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड चलेगी और आपका डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड नहीं है वो। तो कौन सा ऐसा हिस्सा है, तो भैया याद रखिएगा लुधियाना, जहां से ये स्टार्ट होता है। और जो मैंने ये लुधियाना में देखो एच गैप कर दिया, लुधियाना से लेकर के खुर्जा का जो हिस्सा है ना, ये आपका सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, तो इस बार हो सकता है अच्छे क्वेश्चन आ
जाएं, लुधियाना से लेकर के खुर्जा का जो हिस्सा है ये 365 किलोमीटर का पड़ता है और इस हिस्से में सिर्फ सिंगल लाइन बिछी हुई है। क्यों बिछी है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस वगैरह था, लैंड वगैरह का जो हिस्सा था वो काफ़ी कम था, इसलिए यहाँ पे लुधियाना से खुर्जा के बीच में सिर्फ सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। बाकी आगे जितना भी आपको ये ईडीएफसी मिलेगा वो पूरा का पूरा कैसा मिलेगा? डबल लाइन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का हिस्सा कैसा है? सिंगल लाइन है, बाकी का पूरा अपना ये डबल लाइन पे बना हुआ है। ठीक, अच्छा अब जरा सा हम WDFC की बात भी कर लेते हैं, है ना, उसको हमने छोड़ ही दिया। WDFC यहाँ देखते हैं। WDFC देखो कहाँ से शुरू है, कहाँ पे खत्म होगा। थोड़ी अभी देखो हम बेसिक बातें कर रहे हैं, बाकी मैंने आपको बहुत कुछ ऑलरेडी दे रखा है और थोड़ी बातें और करते जाएंगे, बट क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन टाइप का ही है तो इसमें हम बेसिक्स पूरे एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन चिपका लो यहाँ पे कि आपका ये क्वेश्चन पूछ लेगा EDFC जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कब तक आपका फुल्ली यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसको फुल्ली ऑपरेशनल करने की अभी जो बात हो रही है एज ऑफ नाउ ये हो रही है कि ये जून 2023 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। एज ऑफ नाउ EDFC 60% ऑपरेशनल है, ठीक है, बट 100% ऑपरेशनल और इसका पूरा जो इनॉग्रेशन है ये हो जाएगा जून 2023 में। ऐसी बातें हो रही हैं, बाकी का तो अब भाई देखो जो भी होगा वो आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। ठीक है, न्यूज़ में जैसे ही आता है वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, अब WDFC की बात करते हैं। राइट, WDFC के लिए वापस आना पड़ेगा इधर और देखो, अब देखो यार ये जो WDFC है ना ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोले तो ये आपको मैंने बताया था खुर्जा कहाँ पे यूपी में है, देख पा रहे हो ना। अगर कोई बड़ा सा मैंने फिगर दिया हुआ है आपको तो मे भी दिख जाए। हाँ ये देखो ये खुर्जा है ना ये यूपी में है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक लाइन बिछी हुई है, ये बेसिकली आपका हरियाणा का दादरी पड़ता है। ये देखो दादरी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, दादरी कहाँ पे? हरियाणा में है। HR एक दूसरी कलम लेता हूँ, अरे काले कलर की लेता हूँ, ये ना हरियाणा है HR बेसिकली। तो ये खुर्जा से लेकर के दादरी के बीच में ना एक लाइन बिछी है जो कि EDFC और WDFC को कनेक्ट करती है, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और आपसे पूछ ले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? तो भैया ये है अपनी यूपी के खुर्जा से लेकर के हरियाणा के दादरी के बीच में एक लाइन बिछी है जो कि अपने EDFC और WDFC को कनेक्ट कर देती है। और फिर अब ये जो अपना WDFC है ये दादरी से शुरू हो जाता है। बेसिकली खुर्जा दादरी ये पास में ही पड़ते हैं, तो कहीं पे आपको खुर्जा मिलेगा कहीं दादरी। अब भाई इंटर कनेक्टेड है तो बेसिकली खुर्जा से ही स्टार्ट होना ऐसे बोलेंगे। राइट, सो खुर्जा से बेसिकली अपना खुर्जा या दादरी से स्टार्ट होकर के ये आगे चलती है रेवाड़ी वगैरह, रेवाड़ी हो गया, फिर अपना इसको फुलेरा मिलेगा, अजमेर मिलेगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये जो स्टेशंस के नाम है ना जो DFCCIL है इसके अकॉर्डिंग, इसके जो भी स्टेशंस हैं ये बेसिकली इंडियन रेलवे के स्टेशन से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ते हैं। और इनको जैसे इंडियन रेलवे का जो स्टेशन उसको उसका नाम टुंडला है, तो जो DFC का स्टेशन होगा उसका नाम है न्यू टुंडला। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिखे न्यू टुंडला करके, न्यू कानपुर दिख के, न्यू इलाहाबाद करके, तो इसका मतलब क्या है? वो DFC का स्टेशन है। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यहाँ पे वो स्टेशन है। ठीक है, इनका नाम बेसिकली न्यू करके डाल दिया गया है। राइट, सो हाँ आगे देखो यहाँ पे ये रेवाड़ी है मिल गया इसको, फिर आगे फुलेरा मिलेगा। तो फुलेरा रेवाड़ी वगैरह जो है ये अपना यहाँ राजस्थान आ गया, ये देख ही पा रहे हो आप। फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, ये पूरा हिस्सा कहाँ का हो गया? देखो बच्चों ये हो गया राजस्थान का। ठीक है, ये हिस्सा है राजस्थान का। और आपने देखा ऊपर यूपी हरियाणा को भी ये कवर करके आ गया। फिर नीचे आप इसके आओगे तो अपने को ये मिल गया सीधा नहीं ये मिल गया अपने को गुजरात। ठीक है, क्या हो गया? ये अपना गुजरात हो गया। गुजरात में गुजरात से होते हुए फिर ये आगे बढ़ेगा, अहमदाबाद वगैरह आ गया, वडोदरा आ गया, सूरत से होते हुए वलसड़ के आगे यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये आता है आपका WDFC। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, JNPT का मतलब क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो पड़ता है अपना बेसिकली वहां पे जाकर के ये खत्म हो जाता है, वसई रोड के आगे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे WDFC खत्म है। सो WDFC कहाँ से शुरू होता है बच्चों? दादरी या अपना खुर्जा से स्टार्ट होगा और ये अपना जाकर के महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा। तो बात इतनी सी समझ में आ गई है ना? तो अगर मैं आपसे ऑफिशियली यहाँ पे पूछ लूं कि बताओ बच्चे कि इसने WDFC ने कितने स्टेट कवर कर लिए, तो सबसे पहला आप बताओ क्या बोलोगे? हरियाणा ही बोलोगे ना?
अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यूपी क्यों नहीं बोला, अभी तो दिखाया था यूपी से लाइन गई है। बेटा आप बोलने के लिए तो बोल सकते हो खुर्जा से लेके दादरी तक गई है एक लाइन, लेकिन ये इंटरकनेक्टिंग लाइन है, इसको आप ना तो ईडीएफसी में गिनोगे ना डब्ल्यूडीएफसी में गिनोगे। डब्ल्यूडीएफसी में गिनोगे तो फिर वो दादरी से ही स्टार्ट होगा। बात की गहराई को समझना, पहले से मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनको अब पूरा क्लैरिफाई करते हुए चलना है साथ के साथ। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो दादरी से शुरू हुआ, इसका मतलब कहाँ से शुरू हुआ, हरियाणा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हरियाणा से स्टार्ट हुआ, फिर अपना ये राजस्थान मिल गया था हमको आगे, है ना। फिर अपने को गुजरात मिल गया था, वो अहमदाबाद वाली साइड हो गई थी, मारवाड़ के नीचे आए थे। फिर अपने को महाराष्ट्र मिल गया, ठीक है, महाराष्ट्र में आगे बढ़ गए। और फिर अगर आपसे ये पूछ ले कभी, ये बात देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ना क्वेश्चन आपको वो दोनों तरीके से घुमा के दे सकता है, बिकॉज ये दोनों ही बोलने के तरीके हैं। अब अगर वो आपसे पूछ ले यूपी में ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी है या नहीं, मैंने क्या बोला, ये इंटरकनेक्टिंग लाइन है। इंटरकनेक्टिंग लाइन है यहाँ पे। सबसे पहले तो कितने किलोमीटर की है, ये 18 किलोमीटर की पड़ती है, ठीक है। यूपी वाला जो एरिया है अपना, खुर्जा से लेकर के 18 किलोमीटर की इंटरकनेक्टिंग लाइन है। तो बेसिकली अब इंटरकनेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि वो ना तो आप इस वाले रूट में गिन रहे हो ईडीएफसी में, ना तो डब्ल्यूडीएफसी में। लेकिन अगर आपको ये यूपी ऑप्शन में है और एक ऐसा स्टेट भी ऑप्शन में है जो कि इसमें नहीं आता, लेट्स से ऑप्शन में यहाँ पे उसने आपको वेस्ट बंगाल भी दे दिया, ठीक है, तो आप फिर यूपी को मानोगे कि ये इसमें आता है डब्ल्यूडीएफसी में, और वेस्ट बंगाल नहीं आता, क्योंकि वेस्ट बंगाल तो सीधा सीधा ही दिख रहा है ना कि नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमा के आ सकता है। और अगर आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि किसमें नहीं आता है ऑप्शन में, ये 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र हटा दो, चौथे में यूपी दे रखा है, तो फिर आपको उसमें ऑप्शन में यूपी करना पड़ेगा, बिकॉज हरियाणा राजस्थान गुजरात से तो सीधी होके निकलती है। बात की गहराई को समझ पाए। अगर वो इंटरकनेक्टिंग लाइन में यूपी को ऑप्शन मानना चाहता है कि यूपी से निकलती है, तो उसका मतलब क्या है, वो कहेगा कि ईडीएफसी में भी यूपी इंक्लूडेड है, डब्ल्यूडीएफसी में भी है, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग लाइन कायदे से वो डब्ल्यूडीएफसी में भी लेके चल रहा है। बात को ध्यान से समझे, दोनों केसेस इसके पॉसिबल हैं, दोनों केस में आपको आंसर क्या टिक करना है मैंने बता दिया है, एग्जाम में गड़बड़ करके मत आना। अच्छा जी, अब इस सवाल पे आ जाओ, ये कौन से स्टेट आते हैं, तो देखो पंजाब लिखा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर। पंजाब तो भैया ईडीएफसी में आता है ना, कहाँ डब्ल्यूडीएफसी में आता है, तो ये तो गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश आता है क्या, नहीं आता है। हरियाणा आता है क्या, बिल्कुल आता है। उत्तराखंड आता है क्या, नहीं आता है। समझ गए ना, देखो सीधा सीधा है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। एक बार आपने पूरे के पूरे रूट्स को अच्छे से समझ लिया, मैंने जो वो आपको लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो बता रखा है, आपने अगर उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, कहीं कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। हाँ जी, तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आपको लगेगा 2 ही क्वेश्चन है, बट देखो बहुत सी चीज़ें बताई हैं, उनको आप मगअप करिएगा। और फिर आपको कैसा लगा सेशन, देखो अल्टीमेटली बात यह है, आपको कैसा लगा, इसकी नीड है या नहीं है, वैसा कमेंट सेक्शन में करके बताना। चीज़ों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो अंदर से एक बूस्टअप आता है कि हाँ यार देना है देना है। बाकी और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।